वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 13 चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 13.6 व्हाट आर द थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ पे जो लाइफ है उसको किन चीज़ों से खतरा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि अर्थ पे जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कि डेलिकेट यानी नाजुक से बैलेंस जो बना हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, और ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ काम कर रही है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ काम कर रही है, इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है। और ये जो नाजुक सा बैलेंस है उसी पे अर्थ की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। लेकिन ह्यूमन का जो एक्शन है वो डिस्टर्ब कर रहा है इस बैलेंस को। अब छोटा सा चेंज ग्लोबल टेम्परेचर में, ऑक्सीजन लेवल में या फिर ओजोन लेयर में, तो ये लाइफ को खतरे में डाल देगा। ग्लोबल टेम्परेचर यानी पूरे वर्ल्ड का ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज हो गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत से प्लांट्स एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर का इवेपरेशन तेज होगा, वाटर लेवल अर्थ पे कम होने लगेगा। इसी तरह से अगर ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होने लगेगी, उसमें होल होने लगेगा, वो लेयर कम होने लगेगी, तो यूवी रेज अर्थ तक और ज़्यादा आने लगेंगी। और इस तरह से ये सारी चीज़ें अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए खतरा है। टुडे द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस दैट वी फेस आर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है जिसका सामना हम कर रहे हैं उसमें से एक है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट क्या होता है, बेसिकली किसी भी जगह की जो वेदर कंडीशन होती है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब जैसे थ्रू आउट द ईयर हम देखें तो किसी भी जगह का वेदर कंडीशन कैसी रहती है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, यानी वहाँ पर सर्दी कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी पड़ती है, बारिश कितनी होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको अगर ओवरऑल हम देखें तो ये क्लाइमेट कहलाता है। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखो अगर क्लाइमेट में चेंज आएगा, मान लो कहीं पर जैसे जितनी रेनफॉल होती थी, जितनी बारिश होती थी, अगर उससे कम होगी तो सूखा पड़ने लगेगा, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। उस एरिया के अंदर जो एनिमल्स वगैरह, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनफैक्ट जो ह्यूमन रहते हैं, उनको भी पानी की दिक्कत होगी। अच्छा, वाटर की कमी होगी तो प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह भी कम होंगे, बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज डेड कर जाएंगे। और प्लांट वगैरह से ही तो हमको फूड मिलता है, तो यानी फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी ह्यूमंस को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। जैसे अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। फिर दूसरा चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी लॉस। कहीं की जो बायोडाइवर्सिटी है अगर उस पर इफेक्ट होगा तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका तो हमने पहले देखा था कि जैसे मान लो किसी जगह पर, किसी पॉन्ड के अंदर अगर फिश ना हो तो वहां पर ड्रैगन फ्लाई की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और ये ड्रैगन फ्लाई जो क्रॉप्स हैं उस पर अटैक करेंगे तो फार्मर को लॉस होगा, फार्मर को लॉस होगा तो फूड की कमी होगी। तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ फिश, उसको इफेक्ट हुआ और इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो अब सोचो बायोडाइवर्सिटी के अंदर तो और सारी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे प्लांट जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, अगर वो प्लांट डेड कर गए, उनकी कमी हो गई तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। फिर थर्ड है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन तो कई टाइप का होता है, जैसे एयर और वाटर की बात कर ले, हमको एयर की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर ये दोनों पोल्यूट हो जाएंगे, इनके अंदर पोल्यूशन हो जाएगा तो क्लीन वाटर हमको नहीं मिलेगा, क्लीन एयर हमको नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। टुगेदर नोन एज द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। तो अगर इन तीनों को मिला लें तो ये कहलाता है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। अब जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसा कि कोल और ऑयल हो गया, इसको बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। दीज ट्रैप इवन मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब फॉसिल फ्यूल बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इस तरह की और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, तो इनका अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, यानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो ग्लोब है यानी पूरी जो अर्थ है हमारी वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब आमतौर से जो अर्थ है वो बैलेंस बनाए रखती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसका बैलेंस बना रहता है, यानी इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंस ट्रीज, प्लांट्स एंड इवन टाइनी लिटिल प्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एज दे ग्रो। आप जानते हो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो ये जो ट्रीज, प्लांट्स या ओशन के अंदर जो प्लैंक्टन्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रो करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बैलेंस में रहता है। बट व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स वी रिलीज एक्स्ट्रा कार्बन दैट हैज़ बीन लॉक्ड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन जब फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं
तो उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज कर रहे हैं। वो कार्बन जो मिलियंस ऑफ ईयर से अंडरग्राउंड में लॉक था। भाई जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल है, कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। ये कोल कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन के अंदर से गड्ढा खोद के निकालते हैं, जहाँ कोल माइंस होती है वहाँ से। तो मिलियन ऑफ ईयर से वो जो कोल था जो कि कार्बन का बना है, वो ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, आपने उसको निकाल लिया, फिर इसको आप बर्न कर रहे हो, तो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रही है। द अर्थ कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस फास्ट इनफ, सो द हीट बिल्ड्स अप। अब ये जो एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज हो रहा है, इसको अर्थ जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इस वजह से जो हीट है उसका बिल्टअप होने लगता है। मतलब अर्थ एब्जॉर्ब करेगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तब तक ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, वहां पर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो हीटिंग तो हो ही रही है। इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन द टेम्परेचर कैन मेल्ट आइस कैप्स। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी वजह से जो आइस कैप्स हैं, यानी बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो आपको पोलर रीजन्स के अंदर या हाई एल्टीट्यूड जैसे माउंटेन वगैरह पे जो बर्फ है, वो क्या होगी? पिघलने लगेगी। अब बर्फ पिघलेगी, पिघल के कहाँ जाएगी? वही रिवर्स के अंदर जाएगी, ओशंस के अंदर जाएगी, तो सी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कोस्टल सिटीज़ है, वो सिटीज़ जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर फ्लडिंग हो जाएगी, वहाँ बाढ़ आ जाएगी। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएंगी। यानी अगर एटमॉस्फेयर में हीटिंग ज़्यादा होगी तो समर्स में और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, एंड लीड टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपियरिंग। और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स डिसअपियर होने लगेंगे, क्योंकि बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो कि डेड कर जाएंगे, बहुत से एनिमल्स हैं जो उतनी ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो डेड करने लगेंगे। दीज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न्स आर कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो लॉन्ग टर्म चेंज है टेम्परेचर के अंदर, मतलब एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर का चेंज हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यार पिछले साल कम गर्मी पड़ी थी, इस बार ज़्यादा पड़ गई, ठीक है, अगले साल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो चेंज है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया कि हम देख रहे हैं हर साल पहले से ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही है, या हर साल पहले से ज़्यादा सर्दी होती जा रही है। इसी तरह से रेनफॉल की बात कर लें तो जैसे मान लो लास्ट ईयर बारिश अच्छी हुई थी, इस साल नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक आध दो साल के लिए थोड़ा सा चेंज हो गया तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म पैटर्न बन जाए कि हर साल हम देख रहे हैं जो रेनफॉल है वो कम होती चली जा रही है, या कहीं पर रेनफॉल इंक्रीज होती चली जा रही है, तो लंबे समय के लिए ये जो चेंज हो रहा है, इसी तरह से उस जगह का जो वेदर पैटर्न है, वेदर पैटर्न के अंदर टेम्परेचर भी आ जाता है, रेनफॉल भी आ जाता है, विंड कैसी है वहाँ की, ह्यूमिडिटी कैसी है, तो ये सारा वेदर के अंदर आ जाता है। तो अगर इसमें लॉन्ग टर्म चेंज आता है तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो किसी जगह का जैसा मौसम पहले हुआ करता था, अगर अब वैसा मौसम वहाँ नहीं है, उसमें चेंज आ चुका है और ये चेंज लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जब एक नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। अपसेटिंग इकोसिस्टम्स, यानी उसकी वजह से इकोसिस्टम अपसेट हो जाता है। अपसेट मतलब वहाँ का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, वो इकोसिस्टम खत्म होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एज वी सॉ इन चैप्टर 12, इफ ग्रासेस वैनिश, एनिमल्स दैट फीड ऑन देम लाइक डियर और ग्रास हॉपर्स स्ट्रगल टू सर्वाइव। जैसे कि हमने चैप्टर 12 में देखा था कि अगर ग्रासेस वैनिश होने लगेंगी, घासें खत्म होने लगेंगी, तो वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि डियर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या खाएंगे। एंड विदाउट हर्बीवोर्स, प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स और फॉक्सेस लूज दियर फूड टू। अब अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे, यानी जो ग्रासेस या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे डियर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, अगर ये नहीं होंगे तो जो प्रेडेटर्स हैं, इनके जो शिकारी है, जैसे टाइगर है, टाइगर को डियर खाना है और डियर को ग्रास खानी है। अब ग्रास अगर खत्म हो जाएगी तो डियर जिंदा नहीं रह पाएगा, और अगर डियर नहीं होगा तो टाइगर क्या खाएगा या फॉक्स क्या खाएगी, इनका भी खाना खत्म, तो ये भी डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हर टाइप के जो लिविंग थिंग है उसका अपना एक रोल है, एंड लूजिंग इवन अ फ्यू वीकेंस नेचर्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ। और इनमें से अगर कुछ को भी खो दिया गया तो इसकी वजह से नेचर की जो एबिलिटी है लाइफ को सपोर्ट करने की, वो भी कमजोर हो जाती है। पोल्यूशन एड्स टू द प्रॉब्लम। अब दो प्रॉब्लम तो हमारे पास पहले ही है जो कि हमने डिस्कस कर लिया, पोल्यूशन और आके इसमें ऐड हो जाता है। एयर पोल्यूशन जो कि फैक्ट्रीज, व्हीकल्स या जो फ्यूल बर्न किए जाते हैं वहां से जो निकलते हैं, वो लोगों को भी हार्म कर रहे हैं, नेचर को भी हार्म कर रहे हैं। इसकी वजह से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो होने लगती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, एंड लीड टू स्मॉग एंड एसिड रेन। और एयर पोल्यूशन की वजह से स्मॉग भी होता है, यानी धुंध जैसी आ जाती है, कोहरा जैसा हो जाता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, या फिर न्यूज़ वगैरह में ऐसी जगह के बारे में आप देखते हो, तो वहाँ क्या होता है, ज़रा सा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, सर्दी आने लगी और वहाँ पर एकदम धुंध छा जाती, कोहरा पड़ने लगता है। इसी तरह से एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है। अब एसिड रेन कैसी होती है, देखो जैसे बारिश हो रही है,
अब किसी जगह पर एयर पोल्यूशन हो गया तो उस एयर के अंदर कुछ गैसेस जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये प्रेजेंट है। अब बारिश का जो पानी आ रहा है वो जब इनसे मिलेगा तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद जो पानी नीचे आएगा वो एसिडिक होगा। तो इस तरह की रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। जो क्लाइमेट चेंज है वो हर चीज़ को अफेक्ट करता है, चाहे हम क्रॉप ग्रोथ की बात कर लें या फिर वाटर सप्लाई जो कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को मिल रहा है, ह्यूमन हेल्थ की बात कर ले, तो सबको प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अगर हमको अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हमको पोल्यूशन को कट करना होगा, यानी पोल्यूशन को कम से कम करना होगा। हमको क्लीनर एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, यानी ऐसी एनर्जी जहां पर पोल्यूशन ना हो या बहुत कम हो। और हमको समझदारी वाली चॉइसेस करनी होंगी, यानी सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट लाइफ ऑन अर्थ फ्लरिशेज विद इन अ डेलिकेट बैलेंस सपोर्टेड बाई इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम। हमने ये भी पढ़ा है कि अर्थ जो फ्लरिश करती है, फलती फूलती है, वो किस वजह से होती है? नेचर का जो सिस्टम बना है जहां पर चीजें आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं और एक बैलेंस बनाई हुई है, और ये बैलेंस बड़ा ही नाजुक है। तो ये जो बैलेंस बना हुआ है नेचर के सिस्टम के अंदर, इसी की वजह से अर्थ फ्लरिश करती है, फलती फूलती है। However, this balance is increasingly threatened by human action. लेकिन ये जो बैलेंस है उसको ह्यूमन एक्शन से खतरा है। कैसे खतरा है? फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल लेस और मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अगर थोड़ा सा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, और अ लिटिल लोअर और हायर टेम्परेचर ऑन अर्थ। इसी तरह अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, और अ लिटिल लेस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। और इसी तरह से अगर ओजोन जो है वो कम हो जाए, ओजोन की जो लेयर है वो पतली हो जाए या उसके अंदर होल हो जाए, कुड इंडेंजर लाइफ ऑन अर्थ। तो इन चीज़ों की वजह से अर्थ पे जो लाइफ है उसको खतरा होता है। अच्छा, एयर में ऑक्सीजन कम हो जाए तो उससे लाइफ को खतरा, ये तो समझ रहे होगे, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, कोई चीज़ बर्न करती है, जलती है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये बर्निंग को सपोर्ट करेगा, इसकी वजह से जंगलों में आग लगने लगेगी, तो उससे भी खतरा है। एवर हर्ड ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव मेड ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं उन्होंने ग्लोबल एग्रीमेंट बनाया है, एक समझौता किया है ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह का एक एग्रीमेंट है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में साइन हुआ था। हेल्प रिड्यूस हार्मफुल केमिकल्स। इसकी मदद से ये डिसाइड किया गया कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको शॉर्ट में CFCs कहते हैं, इसको हम कम करेंगे, क्योंकि ये जो CFC है ये ओजोन लेयर में होल कर रहा था, अलाउइंग द ओजोन लेयर टू स्लोली रिकवर। तो अगर CFCs का यूज हम कम से कम करेंगे तो ओजोन लेयर को टाइम मिल जाएगा ताकि वो अपने आप को रिकवर कर ले। इसी तरह से जो अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, उसकी वजह से इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जाए। फिर बाद में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 2005 में बना, और पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ, कमिटेड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो वहां पर यह डिसाइड हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका जो इमिशन हो रहा है, ये जो एयर में जा रही हैं, इनको कम से कम किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस क्या करेंगी? ग्लोबल वार्मिंग करेंगी। जो अर्थ है हमारी वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। द पेरिस एग्रीमेंट सेट अ गोल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 1.5 डिग्री, बट एज ऑफ 2025 द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट दैट गोल। पेरिस के अंदर एक एग्रीमेंट किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको हम लिमिट करेंगे 1.5 डिग्री से नीचे। देखो, ईयर 1900 तक जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था वो था 14 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि ये जो थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये 1.5 डिग्री से कम रहे। मतलब इसी 14 डिग्री में अगर 1.5 डिग्री ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इससे कम रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो आपको लग रहा होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़े चेंज आ जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन अगर 2025 के हिसाब से बात करें तो हम ट्रैक पे नहीं हैं। मतलब अगर ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है इसको और हम कम कर दें तो कंट्रोल में रखेंगे, वरना आने वाले कुछ सालों में जो टेम्परेचर है वो 15.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन वहां तक टेम्परेचर पहुंचने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मच मोर एक्शन इज नीडेड टू अवॉइड एनी मोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। और ज्यादा एक्शन की जरूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज का जो बुरा इफेक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। अब एयर पोल्यूशन की तो हमने बात कर ली, इसी तरह से जो वाटर और सॉइल पोल्यूशन है वो भी एक बड़ा खतरा है लाइफ के लिए। फिगर 13.16 में आप देख सकते हो वाटर पोल्यूशन, पानी कितना गंदा है ना। फैक्ट्री, फार्म और जो प्लास्टिक वेस्ट है ये हार्म कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ को और वाटर को अनसेफ बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करना
और पुअर तरीके से वेस्ट का डिस्पोजल करना, ये सॉइल को पलूट कर रहा है। भाई फर्टिलाइजर्स आप कहाँ डालते हो? सॉइल में डालते हो ना। वो फर्टिलाइजर सॉइल को हार्म करते हैं। इसी तरह से आप देखते हो जो वेस्ट है, जो कूड़ा वगैरह है, वो उठा के ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, तो उस जगह की जो सॉइल है वो पलूट होने लगती है, गंदी होने लगती है, ख़राब होने लगती है। और सॉइल के अंदर जब पोल्यूशन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप की पैदावार हो रही है, वो कम हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जैसे कोई हार्मफुल केमिकल है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, अब प्लांट जब ग्रो होगा तो न्यूट्रिएंट के साथ वो हार्मफुल केमिकल भी चले जाएंगे उस प्लांट के अंदर। अब उस प्लांट को हम खा रहे हैं तो वो हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड स्प्रेड हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू द फूड चेन। प्रोटेक्टिंग देम रिक्वायर्स बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब कैसे बचाया जाए? तो उसके लिए हमको अच्छी तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कूड़ा उठा के पानी में फेंक दिया, कहीं ज़मीन में फेंक दिया। प्रॉपर इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है, मतलब ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का यूज़ ना हो, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ऊपर हमने देखा कि अर्थ के जो सारे सिस्टम है, जैसा कि हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, जियोस्फीयर हो गया, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिश की बात कर लें तो फिश क्या है? बायोस्फीयर का पार्ट है, क्योंकि फिश लिविंग है। सारे लिविंग्स को अगर हम कंबाइन कर ले तो वो बायोस्फीयर बनाता है। लेकिन फिश रहती कहाँ है? पानी में रहती है ना। और जितने भी तरह के वाटर है वो सारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो फिश और वाटर आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो बायोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर, ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह ये चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो डैमेज टू वन कैन अफेक्ट द अदर। अगर एक को डैमेज होगा, जैसा हाइड्रोस्फीयर अगर आप गंदा करोगे, यानी जो वाटर है वो गंदा होगा, तो फिश जो कि बायोस्फीयर का पार्ट है उसको अफेक्ट होगा। प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट मीन्स cutting down on greenhouse gases by using renewable energy like solar and wind, improving energy use and choosing environmentally friendly ways to travel। अब क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसको आप कट डाउन करो, मतलब कम से कम ग्रीन हाउस रिलीज हो, ऐसे काम आपको करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का आप यूज़ करो, सोलर हो गया, विंड हो गया, इनसे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती। फिर जो एनर्जी का यूज़ है उसको इंप्रूव करो, सही तरीके से एनर्जी का यूज़ करो। जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे हैं ट्रैवल करने के, उसका यूज़ करो, जैसे बाइक ना चलाओ, साइकिल चलाओ। एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज की एज डाइवर्स इकोसिस्टम आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर बैलेंस्ड। अब इसी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी हमको प्रिजर्व करना है, बचाना है, क्योंकि एक डाइवर्स इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा वैरायटी होगी, उतना ही इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा और उतना ही ज़्यादा और बैलेंस होगा। अब जो लोकल कम्युनिटी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबली ये यूज़ करें, मतलब इस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज रहें। हर कोई हेल्प कर सकता है। रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम्स लाइक क्लोथ्स एंड प्लास्टिक रिड्यूस पोल्यूशन एंड वेस्ट। अब क्लोथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें अगर उसको हम रीयूज़ कर लें, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गई, अब उसको उठा के फेंकने के बजाय उसका कोई और यूज़ कर लो। कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो उठा के फेंको नहीं, बल्कि रिपेयर कर लो, रिसाइकलिंग कर लो। तो इससे जो है पोल्यूशन कम होता है और वेस्ट कम होता है। स्मॉल एक्शंस लाइक सेविंग एनर्जी एंड वाटर एड अप। अब छोटे छोटे जो एक्शन है, जैसे एनर्जी को सेव करना, कहीं पर फालतू लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है तो उसको बंद कर दो, कहीं पानी बह रहा है तो उसको बंद कर दो, तो इससे भी फ़ायदा होता है। और ज़्यादा लर्न करना, आइडियाज़ को शेयर करना, दूसरों को भी इंकरेज करना, इससे भी डिफरेंस होता है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप ना कर पाओ, किसी को बताओ वो अच्छा काम कर दे। इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड्स एक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अब अगर कंक्लूड करें अपनी बात को, तो देखो, अगर अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करना है, बाकी रखना है, तो सभी को एक्शन करना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटीज से लेके ग्लोबल लीडर्स तक एक साथ मिलकर काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना। तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूनिक प्लेनेट को और इसके फ्यूचर को। अब चलिए स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है उस डिस्टेंस पे जहां पर जो टेम्परेचर है वो ना ही बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। ये जो रीजन है जहां पर अर्थ है, इसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन। इसी के साथ साथ जो अर्थ ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड, वो लगभग सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो ना ही बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है ईयर के किसी भी पार्ट में, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतनी है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो स्केप नहीं कर पा रहा है स्पेस में, क्योंकि जो गैसेज है उनके पार्टिकल को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचे हुए है, होल्ड करके रखे है। और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर जो क्रिएचर रहते हैं वो क्रश हो जाए, कुचल जाए अपने ही वेट में। अब ओजोन लेयर की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में,
उसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो शील्ड की तरह काम करती है, क्योंकि जो हाई एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं उससे ही बचाती है। अगर ये ना हो तो ये अर्थ पे हिट कर जाए और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। अब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एयर है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसके अंदर सारे वाटर है, जियोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का वो कंटेन करता है, और जो बायोस्फीयर है वो लाइफ को कंसिस्ट किए हुए है, इंटरैक्ट करते हैं एक साथ और लाइफ को सस्टेन करते हैं अर्थ पे। रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि अर्थ पे जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, बाकी रहे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं नए इंडिविजुअल जो कि उन्हीं के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से नए फीचर अपीयर हो पाते हैं आगे आने वाली जनरेशन में। अब अलग अलग एनिमल्स में जो डेवलपमेंट है जाइगोट का एम्ब्रियो में वो कहाँ होता है, या तो बॉडी के इनसाइड होता है या फिर बॉडी के आउटसाइड होता है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और जो पोल्यूशन है उनकी वजह से अर्थ पे लाइफ को खतरा है। इन तीनों चैलेंजेस को अगर हम मिला लें तो इसी को हम कहते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो यहाँ की चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं फिर क्लास 9th में। थैंक यू।